गुड मॉर्निंग बच्चों। महावीर शिक्षा निकेतन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की ये आज की जो हमारी ऑनलाइन कक्षा होने जा रही है, उसके अंतर्गत हम अपने पाठ्यक्रम का हमारे जो चैप्टर है, पाठ है, उनसे अपने सिलेबस का प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले बच्चों आपको एक वीडियो सेंड किया गया था। उस वीडियो कक्षा में हमने अपना जो नया एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम आया उसे जाना और समझा। तो बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है या नया जो पाठ्यक्रम है वो बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप खरीदें, क्योंकि विद्यालय के द्वारा अब ऑनलाइन कक्षाएँ विधिवत रूप से नियमित चलेगी और आपका अध्यापन कार्य नियमित रूप से चलेगा। तो आप जो है अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरीके से ध्यान दें। आज के बच्चों जो ये हमारी ऑनलाइन कक्षा होने जा रही है, इस कक्षा के अंतर्गत हम अपनी जो 2 किताबें हैं, अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2, हालांकि आप 11th में अंतरा और अंतराल पाठ्य पुस्तकों में भाग 1 का अध्ययन करके आए हैं। तो बच्चों, इन्हीं टाइटल से भाग 2 से आपके कक्षा 12 में आपका जो सिलेबस है उसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें हैं। अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 आपके सिलेबस में हैं। तो आज मैंने अंतरा भाग 2 से अंतरा पाठ्य पुस्तक से पाठ लिया है और हम उस पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बच्चों आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे कि हमारे पाठ का जो टाइटल है, शीर्षक है, नाम जो है वह है मलिक मोहम्मद जायसी, और यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा में 50 नंबर का जो पृष्ठ है उस पर अंकित है, उस पर लिखा हुआ है। तो जब आप अपनी किताब में देखेंगे तो पेज नंबर पृष्ठ संख्या 50 पर आपको ये चैप्टर पाठ मिल जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता देना चाहती हूँ कि अंतरा में काव्य या पद्य भाग और गद्य भाग 2 में हमारा सिलेबस बटा हुआ है। तो पहले मैंने पद्य भाग में, अर्थात पद्य भाग को, काव्य भाग को लिया है। अब काव्य भाग के अंतर्गत भी बच्चों पाठ्य पुस्तक में 2 पाठ बने हुए हैं, एक तो प्राचीन काव्य और एक आधुनिक कालीन काव्य। तो मैंने पहले आधुनिक कालीन काव्य को छोड़ा है और प्राचीन काव्य लिया है, और प्राचीन काव्य में भी प्रथम पाठ गोस्वामी तुलसीदास है और उसके बाद में जायसी का पाठ रखा गया है। तो जायसी पाठ मैंने प्राचीन भाग में से लिया है। तो जब आप अपनी बुक में विषय अनुक्रमणिका देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, तो आपको इसका अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाएगा। इस पाठ के अंतर्गत बच्चों हम मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म परिचय है, उनका रचना परिचय है, इसके साथ साथ उनका जो सारा साहित्य है और उनकी साहित्य रचनाएं, उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, मैं पाठ का प्रारंभ कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात मैं बता देती हूँ कि हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बटा हुआ है, और ये आपको अच्छी तरीके से ज्ञान है कि उन 4 भागों में प्रथम भाग आदिकाल, फिर द्वितीय नंबर पर भक्तिकाल, 3 नंबर पर रीतिकाल और 4 नंबर पर आधुनिक काल है। जब हम भक्तिकाल की बात करते हैं तो भक्तिकाल में विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 तक का काल हमारा भक्तिकाल माना जाता है। और भक्तिकाल के अंतर्गत बच्चों जो कवि हुए उन्हें भक्तिकालीन कवि कहा गया। आगे चलकर यह भक्तिकाल भी बच्चों 2 भागों में बटा गया, निगुण काव्य परंपरा और दूसरी थी सगुण काव्य परंपरा। निगुण काव्य में जो हमारे 2 संप्रदाय फिर आगे बांटे गए, उनमें था एक संत साहित्य या संत काव्य परंपरा और दूसरा था सूफी काव्य परंपरा। तो बच्चों, निगुण भक्ति काव्य परंपरा की जो सूफी काव्य परंपरा है उसमें हमारा जो पाठ का कवि है जायसी, उसी से संबंध रखता है, अर्थात जायसी हमारे सूफी काव्य परंपरा के कवि है। और बच्चों,
हमारे जो सूफी कवि हैं उनकी विशेषता यह है कि यह कवि अधिकांशतः मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, जैसे कि जायसी है, कुतुबन है, मुल्ला दाऊद है आदि कई सारे कवि हैं। तो इन्होंने जैसे कि मंजन ने मधुमालती की रचना की, कुतुबन ने मर्गावती की रचना की, इसी तरह ईश्वरदास ने सत्यवती कथा की रचना की। तो इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सूफी काव्य की जो रचना की उसमें आत्मा के माध्यम से परमात्मा तक कवि पहुंचा है। अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, वो हिंदुओं के घरों की प्रेम कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, और उन लोक कथाओं के माध्यम से इन्होंने लौकिक से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, अभिव्यक्ति की है। तो इन्हीं सूफी काव्य परंपरा के कवियों में जो ये हमारे जायसी हैं उनका मूर्धन्य स्थान है, विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर पृष्ठ संख्या 50 में आपकी अंतरा पाठ्य पुस्तक में ये पाठ उपलब्ध है। इनका जन्म 1492 में और देहांत 1542 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट के रहने वाले थे, इसी कारण वे जायसी कहलाई। देखो बच्चों, जब हम इनके जन्म परिचय की बात करते हैं तो हमें ये ज्ञान होता है कि इनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अमेठी नामक एक स्थान है, और वहाँ पर एक जायस नामक एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है या नगर है। तो उस जायस नामक नगर में इनका जन्म हुआ, और जायस नामक नगर में जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम भी बच्चों इनके परिवार वालों ने इसी आधार पर जायसी रख दिया। वे अपने समय के सिद्ध और पहुँचे हुए फ़कीर माने जाते थे। उन्होंने अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरु के रूप में उल्लेख किया है। तो बच्चों, जब हम इनकी रचनाओं को देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि ये फक्कड़ स्वभाव के सिद्ध है, एक फ़कीर थे जिन्होंने घूम करके कबीर की तरफ अपना जीवन जिया। और इनके गुरु जो है बच्चों, उनके गुरु के रूप में शेख बुरहान और अशरफ का नाम लिया जाता है। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और उनका पद्मावती इस प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। तो बच्चों, ये सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। सूफी काव्य परंपरा को प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी जो रचनाएं हैं जैसे कि आखिरी कलाम है, अखरावट है, नैनावत है, कई सारी रचनाएं, लेकिन उनमें इनका प्रबंध काव्य जो पद्मावत है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रहा है। भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा है। जायसी ने इसमें लौकिक कथा का वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी देखने को मिलता है। प्रेम का यह लोकधर्मी रूप मानव मात्र के लिए प्रेरणास्पद रहा है। तो बच्चों, जब हम पद्मावत ग्रंथ की बात करते हैं, इसकी कथावस्तु की बात करते हैं, तो बच्चों इसकी जो कथावस्तु है वह सिंघल देव, जिसका वर्तमान नाम श्रीलंका है। तो वहाँ श्रीलंका या सिंघल देश की जो राजकुमारी थी पद्मावती, और हमारे राणा रतन सेन थे जो राजस्थान के चित्तौड़ के राजा थे, उन दोनों की प्रेम कथा को लेकर इसकी रचना की गई है। लेकिन बच्चों, इसकी विशेषता यह है कि इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो नायक नायिका है वो संसार से संबंधित है, सांसारिक है, तो लौकिक प्रेम के माध्यम से कवि ने अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। और इसके अंतर्गत बच्चों जो कथावस्तु है वो इस तरीके से है कि राजा रतन सेन जब हीरामन तोते के माध्यम से सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुनते हैं तो वह उसे मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठते हैं, और अपनी पद्मावती को पीछे वीरावेता से व्याकुल छोड़कर उसे प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान बच्चों उन्हें जीवन में कई बाधाएं आती हैं, कई रुकावटें आती है, कई सांसारिक संकट भी आते हैं, लेकिन उन सब का सामना करते हुए वो पद्मावती तक पहुँचे जाते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार राजा रतन सेन पद्मावती तक पहुँचते हैं
तो उसके माध्यम से कवि ने यह बताया है कि राजा रतन सेन और पद्मावती एक तरीके से आत्मा और परमात्मा है। पद्मावती को परमात्मा का रूप दिया है और इसके अंतर्गत जो आत्मा है वह राजा रतन सेन है। तो जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है, उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने इसे सांसारिक रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। तो बच्चों, लौकिक कथा के माध्यम से किस तरीके से आत्मा परमतत्व तक, परमात्मा तक पहुँचती है, यही दिखाना कवि का उद्देश्य रहा है। फारसी की मनस्वी शैली में रचित इस काव्य की कथा सर्गों या अध्यायों में बटी हुई बराबर चलती रहती है। अब बच्चों, हम बात करते हैं कि पद्मावत के अंतर्गत जो कथा वस्तु है वो बच्चों अध्यायों में बटी हुई है। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग इस रूप में बटी हुई है। स्थान स्थान पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई शैली अपनाई है। भाषा उनकी ठेठ अवधि है। अब देखो बच्चों, हम भाषा शैली की बात करते हैं तो इनकी भाषा शैली अवधि है, क्योंकि हमें व्याख्याओं के अंतर्गत भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी देखना होता है। तो भाषा इनकी अवधि भाषा है। और ज़्यादातर बच्चों भक्ति काल के जो सूफी कवि रहे हैं, उन सूफी कवियों की भाषा अवधि भाषा ही रही है। तो अवधि भाषा में इन्होंने पद्मावत की रचना की है। शैली जो है इसकी है वह मनस्वी शैली है, क्योंकि यह फारसी की एक महत्वपूर्ण शैली है। छंदों में देखते हैं तो इन्होंने दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इनका काव्य का जो कला पक्ष है वह बहुत ही अच्छा है, अत्यंत ही सुंदर है। जायसी की कविता का आधार लोक जीवन का गहरा अनुभव है। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा, रूपक, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, यहाँ तक कि पूरी काव्य पर ही लोक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, जो उनकी रचनाओं को नया अर्थ और सौंदर्य प्रदान करता है। तो बच्चों देखो, ये मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे, फिर भी इन्होंने हमारे हिंदुओं के घरों की प्रेम कथा ली है। तो इससे हमें अनुभव होता है, पता चलता है कि जायसी को हिंदू संस्कृति का, हिंदू सभ्यताओं का, रीति रिवाजों का, तीज त्योहारों का अच्छा ज्ञान था। और हिंदुओं का जो लोक जीवन होता है, रहन सहन होता है, खान पान होता है, उसी का वर्णन इन्होंने अपने पद्मावत काव्य में किया है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। अब बच्चों, इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो पद्मावत के अतिरिक्त इन्होंने आखिरी कलाम, नैनावत, अखरावट आदि की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने हिंदी वर्णमाला का वर्णन किया है। आखिरी कलाम में किस तरीके से आत्मा परमतत्व तक पहुँचती है उसका वर्णन किया है। और नैनावत भी इनकी सूफी संप्रदाय से, प्रेमाख्यान परंपरा से संबंधित रचना रही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी पद्मावती मानी गई है। पाठ्य पुस्तक में जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा के कुछ अंश लिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। कवि ने शीत, अगहन, पूष माह में नायिका की वीर दशा का चित्रण किया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो 12 मासा का वर्णन किया गया है उसमें विभिन्न महीनों के माध्यम से नायिका की वीर अनुभूति की अभिव्यक्ति की गई है। अब बच्चों, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जायसी की जो पद्मावत है वह प्रबंध काव्य है और इसमें सारी कथा वस्तु सर्गों में, अध्यायों में विभक्त है। अब प्रत्येक अध्याय में अलग अलग वर्णन है। जैसे जायसी का पद्मावत है, इसमें एक नागमती वियोग खंड है। इसी तरह हमारे पाठ्यक्रम में 12 मासा वर्णन रखा गया है। अब बच्चों, हम 12 मासा वर्णन के अंतर्गत आप सभी को पता है कि हमारे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, है ना। और उन 12 महीनों में हमारी जो ऋतुएं होती है वो भिन्न भिन्न ऋतुएं आती है और चली जाती है। तो भिन्न भिन्न ऋतुओं के अनुसार भिन्न भिन्न ऋतुओं के अनुसार जायसी के पद्मावत की जो नायिका के अतिरिक्त इसमें नागमती, वह भी एक नायिका के रूप में ही उभरी है। वह किस तरीके से राजा रतन सेन के भाव में वीरा अनुभूति भोगती है उसका वर्णन किया गया है। और बच्चों, इसमें जो महीने चलते हैं ना, वो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार देसी जो 12 महीने चलते हैं उन 12 महीनों का वर्णन है। जैसे चैत का महीना है,
अगहन हमारे माघ का महीना है, इसी तरह हमारे पूस का महीना है, इसी तरह हमारे इसमें जो है फागुन का महीना है, इसी तरह हमारा इसके अंतर्गत अगहन का महीना है। सभी महीनों के माध्यम से विरह अनुभूति की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। प्रथम अंश में प्रेम के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा काक के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। तो यहाँ पर बच्चों आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम भाग नंबर 1 में व्याख्या नंबर 1 में इनके 12 मासा वर्णन में प्रथम जो व्याख्या है उसका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि अगहन के महीने में नागमती किस तरीके से विरह व्यथा भोगती है उसकी अभिव्यक्ति की गई है। तो बच्चों आप देखेंगे कि मैंने सारा जो हमारा पद्यांश था, जो व्याख्या थी, वो है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर लिखी है। इसके अंतर्गत व्याख्या नंबर 1 में 12 मासा वर्णन के अंतर्गत अगहन के महीने का वर्णन किया गया है। कौन से महीने का वर्णन किया गया है? अगहन के महीने का वर्णन किया गया है। और बच्चों हम हिंदू पंचांग के अनुसार देखते हैं तो हमारा अंग्रेजी का जो नवंबर का महीना आता है ना, वह महीना हमारा हिंदी जो महीने होते हैं, देसी महीने होते हैं, उसके अंतर्गत अगहन का महीना चलता है। तो बच्चों अगहन का महीना जो होता है वह नवंबर का होता है और नवंबर में आप सभी को पता है कि सर्दी की ऋतु का, शीतकाल का प्रारंभ हो जाता है और सर्दी या ठंड पड़ने लगे जाती है। तो बच्चों शीतकाल या हम कहें कि सर्दी तो ठंड प्रदान करती है, उसमें तो हमें शीत लगती है, ठंड की अनुभूति होती है। लेकिन यहाँ पर देखो पद्मावत की जो नायिका है, नागमती है, वह जल रही है। और किस में जल रही है? वह विरह की अग्नि में जल रही है। तो बच्चों हम पहले इसका जो वाचन है वो करते हैं। अगहन देवस गठा निसी बाड़ी, दुबर दुख सो जाई की मिकाडी। अब धनी देवस बिरह बाराती, जरे विरह जो दीपक बाती। कापा हिया जनावा सियू, तोपे जाई होई संग पियू। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गानाहू। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अबू न फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगिनी विरही हिनी, हिय जारा सुलगी सुलगी दगदे बेछारा। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। पिए सो कयऊ संदेशड़ा, ए भवरा एक आगे। सो धनी विरह जरी मुई, ते ही दुआ हमें लाग। तो देखो बच्चों भाषा इसकी अवधी भाषा है, शैली पारसी की मनस्वी है, छंद इसमें दोहा चौपाई है। तो ये पहले हमारा सारा चौपाई है, लास्ट की 2 पंक्ति हमारा दोहा छंद में रचित है, जो अंतिम 2 पंक्तियों में हमें देखने को मिल रही है। अब बच्चों इस पद्यांश में नागमती अगहन के महीने को संबोधित करते हुए अपनी विरह की अभिव्यक्ति कर रही है। लेकिन वह क्या कह रही है यह जानने के पहले हम पहले इसका काठिन्य निवारण करेंगे, शब्दों के अर्थ जानेंगे। अगहन यानी अगहन का महीना। देवस, देवस का अर्थ होता है बच्चों दिन। घटा, घटा का अर्थ होता है घट जाना, कम हो जाना। निसी, निसी शब्द का अर्थ होता है बच्चों रात। बाड़ी, बाड़ी शब्द का अर्थ होता है बच्चों बढ़ना। दूभर, दूभर का अर्थ होता है कठिन, जीवन जीना कठिन होना। फिर आगे सेकंड लाइन में देखिए देवस, यहाँ पर भी दिवस का अर्थ दिन ही है। फिर है विरह, विरह का अर्थ है विरह। फिर है राति, रात का अर्थ होता है बच्चों रात्रि। जरे विरह जो दीपक बाती, दीपक का अर्थ होता है दिया और बाती का अर्थ होता है बच्चों दीपक में जलने वाली बत्ती। यहाँ पर नंबर 3 की लाइन में लिखा हुआ है कापा हिया जनावा सियू। हिया का अर्थ होता है बच्चों हृदय। क्या होता है? हृदय। यहाँ पर लिखा है मैंने हृदय। फिर है सियू, सियू का अर्थ होता है बच्चों शीत। क्या होता है? शीत या ठंड लगना। क्या होता है? शीत या ठंड लगना। जाई यानी जाकर। संग, संग का अर्थ होता है बच्चों साथ। पीयू का अर्थ होता है
प्रिय, क्या होता है? प्रिय या प्रेमी या पति। तो यहाँ पर जो राजा रतन सेन है वो उसके एक प्रेमी होने के साथ साथ वह उसके पति भी है। घर घर चीर रचा सब काहू, चीर का अर्थ होता है बच्चों वस्त्र, क्या होता है? वस्त्र या कपड़े, क्योंकि जैसे ही शीतकाल का प्रारंभ होता है सब शीतकाल से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए कपड़े सिलने लग जाते हैं। तो चीर शब्द का अर्थ है वस्त्र। मोर रूप रंग लेगा नाहू, रूप रंग का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पर सौंदर्य। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, बिछोई का अर्थ होता है बिछुड़ जाना। पलटी का अर्थ होता है देखना, वापस घूम कर भी न देखना, और यह रतन सेन के लिए वो कह रही है। अब वो न फिरे फिरे रंग सोही, रंग का अर्थ होता है यहाँ पर सौंदर्य। क्या अर्थ होगा रंग का अर्थ? सौंदर्य। यहाँ पर आगे देखिए, सियरी अगिनी विरनी ये जारा, जारा का अर्थ होता है जलाना, ये का अर्थ होता है हृदय। सुलगी सुलगी दग्धे बेछारा, दग्ध का अर्थ होता है जलाना या जलना। छारा का अर्थ होता है बच्चों राख, क्या होता है? राख। जलने के बाद में जो राख बचती है उसे कहा जाता है छारा। यहाँ पर दुख का अर्थ है दुख, दग्ध का अर्थ होता है पीड़ित होना, जलना। कंतु, कंतु शब्द का अर्थ होगा बच्चों पति। जौवन, जौवन का अर्थ होगा यौवन, क्या होगा? यौवन। क्योंकि बच्चों जय के स्थान पर यह का प्रयोग होगा तो तत्सम में तो बन जाएगा यौवन और तद्भव में बन जाएगा ये जौवन। जन्म करे भस्मंतु, भस्मंतु का अर्थ होता है भस्म हो जाना, राख हो जाना या जले जाना। इसके बाद में है पिए सो कयो संदेशड़ा ए भवरा ए काग, पिए यानी प्रियतम, और प्रियतम कौन? राजा रतन सेन। कौन बच्चों? राजा रतन सेन। संदेशड़ा, संदेशड़ा का अर्थ होता है संदेश, मन की जो व्यथा, जो विरह, जो वियोग का दुख वह भोग रही है उसका संदेश। भवरा, बर्मा, भवरा का अर्थ होता है भरमर। काग, काग का अर्थ होता है बच्चों कौवा, क्या होता है? कौवा। फिर अंतिम लाइन में देखिए, विरह यानी विरह व्यथा। मुई, मुई का अर्थ होता है बच्चों मरना, क्या होता है? मरना। और धुआं का अर्थ होता है धुआं, लाग का अर्थ होता है पहुँचना। तो बच्चों पहले मैंने इसका काठिन्य निवारण किया, अब हम एक एक लाइन की व्याख्या करेंगे। अगहन देवस गसन गट्ठा निसी बाड़ी, दूबर दुख सो जाई किमी काढ़ी। इसके अंतर्गत नागमती अगहन के महीने के माध्यम से, देखो बच्चों प्रकृति के माध्यम से, यहाँ पर मैं आपको और बता देती हूँ कि सारा जो 12 मासा वर्णन है वह ऋतुओं को लेकर है। ऋतुओं के अंतर्गत हमारी गर्मी है, सर्दी है, वर्षा ऋतु है, और उनमें हमारे अगहन है, पूस है, चैत है, बैसाख है, तो हमारा आषाढ़ है, फागुन है, कई महीनों के माध्यम से वर्णन किया है। तो जो हमारे 12 महीने हैं उनका संबंध है ना हमारे प्रकृति से है। तो प्रकृति के माध्यम से यहाँ पर नायिका ने, यहाँ पर नागमती ने अपनी विरह अनुभूति को अभिव्यक्ति दी है। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रकृति का जो आलंबन है वह रूप नहीं, हमें उद्दीपन रूप देखने को मिलता है, क्योंकि अगहन के महीने में जो प्रकृति ठंड या शीतलता प्रदान करती है वही प्रकृति नायिका के लिए उसे क्या कर रही है? जला देने वाली, दग्ध कर देने वाली, उसे दुख या पीड़ा पहुँचाने वाली प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर नागमती कह रही है अगहन देवस गठा, अगहन के महीने में देवस यानी दिन घटा यानी घट गए हैं, निसी बाड़ी और रात्रि बढ़ गए हैं। और आप सभी को पता है बच्चों कि सर्दियों में दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, जबकि गर्मियों में दिन जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, रात छोटी होती है। तो अगहन देवस गठा निसी बाड़ी, अगहन के महीने में नायिका कह रही है दिन घट गए हैं और रात्रि बढ़ गई है। दूबर दुख सो जाई किमी काढ़ी, लेकिन मैं क्या करूं? ये जो विरह व्यथा रूपी दुख है किमी गाड़ी, मैं उसे कैसे जो है भोगूं, कैसे सहन करूं? मेरे लिए तो ये महीना जो है व्यतीत करना, इस दुख को सहन करना, विरह व्यथा को भोगना बहुत ही कठिन दूभर हो रहा है। फिर वह द्वितीय लाइन में कहती है अब धनी देवस विरह बाराती, और इसी विरह बाराती, विरह के कारण
दिवस जो दिन थे वो तो मैं जैसे तैसे निकाल लेती हूँ, वीरह व राति, लेकिन वीरव्यता के कारण मैं रात्रि कैसे बिताऊं। जरे वीरह जो दीपक बाती, जिस प्रकार दीपक में बत्ती जलती है उसी प्रकार मैं वीरव्यता रूपी अग्नि में जलती जा रही हूँ। आगे वह तीसरी लाइन में कहती है, कापा या जनावासियु, इस शीतकाल में तो ठंड प्राप्त होती है, लेकिन मेरा हृदय जो है वीरव्यता के कारण निरंतर जो है जलता ही जा रहा है। तापे जाई होई संग पीऊ, और इसके उपरांत वीरव्यता तो है जो है, इस मेरे पति जो है, मेरे कंत जो है, मेरे पीऊ यानी मेरे पिए हैं, वो भी मेरे संग नहीं है, मेरे साथ नहीं है, इसी कारण मैं दुखी हूँ। घर घर चीर रचा सबका हूँ, चीर का अर्थ होता है बच्चों वस्त्र। फिर कहती है शीतकाल प्रारंभ हो चुका है तो घर घर चीर रचा सबका हूँ, घर घर में जो है शीतकाल से बचने के लिए वस्त्रों को सिलना प्रारंभ हो गया है। मोर रूप रंग लेगा ना हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस वीरव्यता के अंतर्गत जो अगन का महीना है उसे कैसे व्यतीत करूँ। मोर रूप रंग लेगा ना हूँ, क्योंकि मेरा तो जो रूप रंग है वो मेरे प्रियतम के साथ ही चला गया है। पलटी न बहुरा गा जो ही बिछोई, फिर वह कहती है कि एक बार बिछुड़ने के बाद अर्थात छोड़कर जाने के बाद पलटी न बहुरा, मेरे पति ने मुझे पलट कर भी नहीं देखा है, अर्थात राजा रतन सेन पुनः लौट कर नहीं आए हैं, और इसी कारण वह कहती है पलटी न बहुरा गा जाई बिछोई, कि उन्होंने मुझे पलट कर भी नहीं देखा है। अब हूँ ना फिरे फिरे रंग सोही, अब तो जो मेरा रंग है, जो श्रृंगार है, सौंदर्य है, वह मेरे पति के आने के बाद में ही मुझे प्राप्त होगा। अंतिम लाइन में वह जो हमारी चौपाइयों की 2 पंक्तियां हैं उनमें कहती है, सियरी अग्नि वीरनी ही जारा, इस शीतकाल के होते हुए भी मेरा हृदय वीर रूपी अग्नि के कारण जला जा रहा है। सुलगी सुलगी दगदे बाछारा, और वह वीर अग्नि में जलकर सुलग कर जल करके राख हुआ जा रहा है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, और मेरे प्रियतम उन्हें मेरे दुख का आभास नहीं है। कंतु शब्द का अर्थ होता है बच्चों प्रिय, मेरे प्रिय को मेरे दुख का भान नहीं है, आभास नहीं है। फिर वह कहती है यौवन जन्म करे बसमंतु, और मेरा यौवन जो है वह वीर रूपी अग्नि में जलकर राख हुआ जा रहा है। तो चौपाइयों में वह वीरानुभूति व्यक्त कर रही है। अंतिम 2 लाइनों में दोहा के अंतर्गत वह जो है संदेश देकर भेज रही है। देखो बच्चों वो क्या कह रही है, पीएसओ कहियो संदेशड़ा ए भौरा ए काग। अंतिम लाइन में कहती है हे भौरा, हे मधुप, और हे काग, हे कौवे, तुम उड़कर जाओ और मेरे प्रिय को, मेरे कंतों को, मेरे पति को मेरा ये संदेश जाकर सुनाओ। और क्या संदेश भेजती है, सौदनी वीरे जरी मुई, कि वीरव्यता के कारण आपकी प्रेमिका, आपकी नागमती जलकर राख हुए जा रही है, ते ही दुआ हम लाग, और उसका दुआ ही अब आपको प्राप्त होगा। तो वह अंतिम लाइनों में अपना संदेश भेज रही है। बच्चों पहले हमने काठिन्य निवारण किया, फिर व्याख्या की, अब इसकी मैं व्याख्या एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। इसके अंतर्गत नागमती कहती है कि अगहन के महीने के माध्यम से प्राकृतिक रूप से, या प्रकृति में अगहन का महीना है उसके माध्यम से वह कहती है कि अगहन के महीने में दिन घट गए हैं और रात बढ़ गई है, लेकिन मेरे को तो वीरानुभूति के कारण चाहे दिन हो रात हो सभी में जीवन जीना बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा है। मैं कैसे दिन बिताऊं और कैसे रात्रि बिताऊं। इसके साथ साथ ही वह कहती है कि अब जो है चाहे दिन हो चाहे रात हो, जिस प्रकार दीपक में बत्ती जलती है उसी प्रकार मैं तो वीर रूपी अग्नि में जलती जा रही हूँ। फिर वह कहती है मेरा हृदय जो है वीरव्यता के कारण काँप रहा है, और मेरे जो श्रृंगार है, मेरा रूप रंग है, वो मेरे प्रिय अपने साथ लेकर चले गए हैं। शीतकाल में सभी लोग अपने अपने वस्त्र तैयार करने में, सिलने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं तो वीरव्यता से ही जो है ऊपर नहीं उठ पा रही हूँ। फिर वह कहती है कि वीरव्यता के कारण मेरा हृदय जलकर राख हो गया है, और इतना ही नहीं, वह कहती है कि मेरा यौवन जो है, यौवन है वो अब खत्म होता जा रहा है। अंतिम 2
2 लाइनों में वह भौरे के माध्यम से या कौवे के माध्यम से संबोधित करते हुए कहती है कि हे कौवा, हे भंवर, तुम ये संदेश जाकर मेरे प्रियतम को कहना कि वीर्य अनुभूति के कारण आपकी नागमती तो जलकर राख हो गई है और वह मर चुकी है और उसका दुहाई है भाग आप तक पहुँचेगा। तो यह तो इसकी व्याख्या है। अब बच्चों हम इसमें कला पक्ष के अंतर्गत बात करते हैं। तो बच्चों कला पक्ष में भाषा, रस, छंद, अलंकार, शैली आदि आते हैं। तो बच्चों मान लीजिए यही आपकी व्याख्या आ जाती है। तो पहले आप सप्रसंग, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और विशेष लिखेंगे। तो बच्चों आप प्रसंग और सप्रसंग तो आप कर देंगे, व्याख्या समझा दी गई है। विशेष के पॉइंट में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर अवधी भाषा के साथ साथ फारसी की मनस्वी शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। नंबर 3 पर आप विशेष में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो नागमती है वह वीरव्यता को भोग रही है, वह वीर अनुभूति या वीर की अग्नि में जले जा रही है। नंबर 4 पर आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में हमें ऋतु वर्णन अर्थात 12 मासा में 12 महीनों का वर्णन है और उसका संबंध प्रकृति से है। तो प्रस्तुत पद्यांश में हमें ऋतु वर्णन देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जायसी को ऋतुओं का भी ज्ञान था। फिर आप आगे लिखेंगे नंबर 5 पर प्रस्तुत पद्यांश में हमें प्रकृति का उद्दीपन रूप देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि प्रकृति के हमारे आलम्बन और उद्दीपन 2 रूप होते हैं। तो आलम्बन में क्या होता है, जब नायक नायिका की जो संयोगावस्था होती है वहाँ पर आलम्बन रूप होता है जिसमें प्रकृति का सुंदर रूप देखने को मिलता है। लेकिन जब यही अभिव्यक्ति वीरव्यता के अंतर्गत होती है, वीर दशा के अंतर होती है, तो प्रकृति जो है ना नायक नायिका को अच्छी न लगकर बच्चों जला देने वाली, उसे जो है दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली लगती है। तो इसके अंतर्गत जो अगहन का शीतकाल है वह नायिका को ठंड प्रदान न करके, शीतलता न देकर उसे जो है वीर रूपी आग में जलाए जा रहा है। तो हमें इसमें प्रकृति का बच्चों इसके अंतर्गत उद्दीपन रूप देखने को मिलता है। छंद की बात करते हैं तो छंद इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। पहले की लाइनें इसमें चौपाई छंद में हैं, अंतिम 2 इसमें जो पंक्तियां हैं वो दोहा छंद में रचित है। इसके बाद में आप लिखेंगे इसमें अलंकार। तो बच्चों अलंकार हम देखते हैं तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसके साथ साथ आप देखेंगे फिरे फिरे, क्या कहा गया है, फिरे फिरे, एक ही शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। अब आगे हम देखते हैं सुलगी सुलगी, तो इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि पूरे पद्यांश के अंतर्गत जो नागमती है वह अपनी वीरव्यता को अगहन के महीने के माध्यम से व्यक्त कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है। अब बच्चों आज की जो हमारी ये वीडियो कक्षा हुई है उसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको जायसी का पाठ परिचय बताया। तो बच्चों आप हिंदी की बाकायदा एक रजिस्टर तैयार करेंगे और रजिस्टर में पाठ के अंतर्गत जो परिचय में महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, देहांत कब हुआ तथा इनका जन्म स्थान कौन सा है, और इनका जो रचना है, साहित्य है, जैसे कि उसमें पद्मावत है, नैनावत, आखिरी कलाम, अखरावट, उन्हें भी आप लिखेंगे और याद करेंगे। साथ साथ में बच्चों